हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था क्या होता है परसेंटेज वेट बाई वेट, क्या होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, क्या होता है वेट बाई वॉल्यूम। यानी सीधे शब्दों में कहें मास बाई मास, वॉल्यूम बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। हमने इन तीनों पे न्यूमेरिकल्स देखे, तीनों कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करने का तरीका सीखा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करने का तरीका, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। नाम तो सुना ही होगा सर, ये मोल फ्रैक्शन होता क्या है, ये देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं मोल फ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरी एक आदत है बेटा कि हम पहले थ्योरी खत्म करके तब न्यूमेरिकल ऐसा वाला काम नहीं करते, हम साथ साथ आपको कराते हैं। जैसे कल आपने देखा होगा लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके तुरंत बाद न्यूमेरिकल करा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़िए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये मोल फ्रैक्शन होता क्या है। अब आपको मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा कि लेट अस सी इफ वी हैव ए सोल्यूशन ऑफ वाटर। हमारे पास एक वाटर सोल्यूशन है, ठीक है। ये हमारे पास एक वाटर सोल्यूशन है और इसमें हमने क्या किया, कुछ अमाउंट डाल दिया, किसका भाई, शुगर का, ठीक है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप जान ही चुके हो सोल्यूशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसीलिए पहले ही आपको दे दिया गया कि कोई चीज़ नई ना लगे। अब ये जो वाटर है ये हमारा है सॉल्वेंट, ठीक है सर। ये जो शुगर है ये हमारा है सॉल्यूट, बिल्कुल ठीक है सर। और ये पूरा का पूरा हमारा है सोल्यूशन, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ध्यान से समझिए यहाँ कितने कंपोनेंट है भैया। इस पार्टिकुलर सोल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं। कितने कंपोनेंट है बेटा, दो कंपोनेंट है। एक हमारा है सॉल्यूट और एक हमारा है सॉल्वेंट। अब बहुत आसानी से समझना कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। इन दोनों में से किसी एक कंपोनेंट का नंबर आप मोल निकाल लें, उसके अलावा टोटल कंपोनेंट का नंबर आप मोल निकाल लें। इन दोनों का जो रेशियो आएगा, जो फ्रैक्शन आएगा प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। सर मैं नहीं समझा, मोल फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं मोल अंश। यानी पार्टिकुलर पूरे सोल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का कितना अमाउंट उपस्थित है, कितना पोर्शन उपस्थित है, इसी को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। सर मुझे नहीं समझ में आया, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, नहीं समझ में आया बहुत बेसिक से आपको क्लियर कर दूंगा। पहली बात तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग जीटा से दिखाते हैं, कुछ लोग इसको एक्स भी कहते हैं, पर ये जीटा कहो ज़्यादा बेहतर है। अब मेरी बात को सुनो, मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ, ध्यान से समझना। इसका जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच कंपोनेंट्स। अभी आपको 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बस 5 मिनट मुझे टाइम दीजिए, इतना अच्छे से क्लियर होगा कि आज के बाद तुम किसी को पढ़ा सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच कंपोनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर मोल ऑफ कंपोनेंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि मोल फ्रैक्शन किसके किसके फ्रैक्शन के बराबर होता है भैया, नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच कंपोनेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका हम मोल निकाल लें और भाग दे दें टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट। टोटल कितने नंबर ऑफ मोल है उसमें। सर मैं नहीं समझ पाया। लेट अस सी, एज्यूम करिए कि अगर मैं कहूँ तुमसे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कि शुगर हमारा सॉल्यूट है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, हमको शुगर के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, कितना अमाउंट शुगर का पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उपस्थित है, ये चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम ऐसे जगह पे इसका यूज करते हैं, जैसे हम कहें कि अगर हमसे पूछा जीटा ऑफ शुगर यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक एक कंपोनेंट कोई भी बेटा। तो यहाँ पे शुगर के लिए निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर, यानी शुगर के कितने मोल उपस्थित हैं और किसमें, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। तो टोटल में कौन आएगा भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर प्लस किसके मोल उपस्थित है बेटा, वाटर के, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि किसी भी पार्टिकुलर कंपोनेंट्स का अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस पार्टिकुलर कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल भाग देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल में, जितने उसमें मोल उपस्थित है टोटल सोल्यूशन में। टोटल सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है, दोनों का मिला देंगे।
सर फिर से समझाइए और अच्छे से समझाइए। बिल्कुल समझाऊंगा। मोल फ्रैक्शन को हम जीटा से एक्सप्लेन करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, किसी पार्टिकुलर सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट की उपस्थिति कितनी है, इस बात को मेजरमेंट करने के लिए हम मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। सर इसकी एक्चुअल डिफिनीशन क्या है, बिल्कुल बता रहा हूं। इसकी एक्चुअल डिफिनीशन है नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच कंपोनेंट इन द टोटल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। कितने नंबर ऑफ मोल पार्टिकुलर उस कंपोनेंट के उपस्थित हैं टोटल सॉल्यूशन में, इस चीज को डिफाइन करने के लिए मोल फ्रैक्शन का यूज होता है। जैसे मैं तुमको और सिंपल एग्जांपल दूं, यहां तो मैंने शुगर और वाटर का दिया कि वाटर है, शुगर है, इन टोटल कंपोनेंट में कितना अमाउंट शुगर का है, इस चीज को जब निकालना होगा तो हम ये निकालेंगे। अगर यहीं पे पूछता हमसे बेटा, इसी सेम चीज में पूछता कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो हमारा क्या होता, तो हमारा होता नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। यहां हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। सबसे पहले ऊपर वाटर का मोल हम निकालते अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। अब भैया नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन का मतलब वाटर का भी मोल निकालना प्लस शुगर का, दोनों को जोड़ देंगे। सर और अच्छे से समझाइए। बिल्कुल समझाऊंगा, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझाऊंगा। आप सोचिए कि हमारे पास ये पार्टिकुलर एक सोल्यूशन है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, यानी कि ये बाइनरी सोल्यूशन है। ठीक है सर, तुमको और अच्छे से समझा रहा हूँ। मान लो कि ये एक चीज़ मिली है जिसको हमने कहा एक, और ये एक चीज़ और से मिलकर बना है जिसको हमने कहा दो, यानी ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। सीधे शब्दों में हम कहें ये बाइनरी सोल्यूशन है। जब तक समझाऊंगा नहीं बेटा तब तक जाऊंगा नहीं। मेरा भी वादा है कि एक एक बच्चे को केमिस्ट्री सिखा के जाना है। ठीक है, अब हमसे कहा गया भैया कि ये हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें दो सब्सटेंस मिले हैं या दो कंपोनेंट हैं। ये दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, पहले कंपोनेंट के अगर हम मोल की बात करें तो उसको हमने कह दिया N1, दूसरे कंपोनेंट के मोल की बात करें इसे हमने कह दिया N2। अब हम कह रहे हैं इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमको बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1। कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2 है। अब इसमें कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है इस बात से नहीं, मैं तुमको जनरलाइज समझा रहा हूँ कि 1 के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है। 1 के लिए हम मोल फ्रैक्शन को लिख सकते हैं जीटा 1। तो जीटा 1 के लिए मोल फ्रैक्शन, तो मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच कंपोनेंट या पार्टिकुलर कंपोनेंट। तो 1 के लिए नंबर ऑफ मोल कितना है, N1। तो सबसे पहले भैया N1। टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल कितने हैं, N1 प्लस N2। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, N1 प्लस N2। तो ये इसके लिए हो गया, किसके लिए, अगर हम एक नंबर के लिए निकाल रहे हैं, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट निकाल रहे हैं। अब मान लीजिए हम सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, जीटा 2 इज इक्वल टू N2, फिर यहाँ प्यारे बच्चों N1 प्लस N2। यानी सीधे शब्दों में जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल के रेशियो को बेटे हम लोग क्या बोलेंगे, उस पार्टिकुलर सब्सटेंस के लिए मोल फ्रैक्शन, उस पार्टिकुलर कंपोनेंट्स के लिए मोल फ्रैक्शन। सर और डिटेल में ले चलिए, बिल्कुल ले चलूंगा। जब तक नहीं समझाएगा बेटा तब तक समझाने की कैपेसिटी रखता हूं। आप सोचिए कि मान लीजिए हमारे पास, फिर से मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एकदम क्लियर कर दूंगा भाई, तुम बस टाइम दो मुझे, बस तुम्हें सीखने की ललक होनी चाहिए, मैं सिखाऊंगा ना। मान लो कि ये हमारा क्या है सर, फिर से वही है, वाटर है। ठीक है, सीधे शब्दों में ये हमारा क्या है, H2O है। इसमें हमने क्या डाल दिया, कुछ अमाउंट में डाल दिया शुगर। क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया। या छोड़ो सर, बार बार आप शुगर ही लेते हैं, इस बार कुछ अलग लीजिए। चलिए इस बार हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया बेटा, NaOH ले लिया। अब सीधे शब्दों में किसी पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन होता नहीं, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का भी निकल सकता अगर हम सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दें। तो हम भैया चलते हैं निकालने। ये एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है जिसमें क्या क्या मिला है भैया, जिसमें मिला है वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा तुमको केमिस्ट्री में चले तो बेटा ये जो है इसका अमाउंट कम होगा, तो ये हमारा यहाँ सॉल्यूट है और ये हमारा यहाँ सॉल्वेंट है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को हम N1 से दिखाएंगे और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल को हम N2 से दिखाएंगे, तो चलिए हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। हम ऐसे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो भैया जिसका निकालना है उसको ऊपर, यानी N1 ऊपर। तो सीधे शब्दों में हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, बिल्कुल। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट, तो टोटल में क्या है, NaOH भी है,
नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। बहुत सिंपल है बेटा, पार्टिकुलर उस कंपोनेंट को भाग दे दो टोटल कंपोनेंट में कितने मोल हैं, तो बहुत आसानी से तुम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। सर और आसान करके पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। लो और एग्जांपल देखो, जब तक नहीं समझ में आएगा भाई तब तक पढ़ाऊंगा। कि मान लो ये हमारा कोई सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट है, ठीक, सॉल्यूट को हमने स्मॉल एन से दिखाया, सॉल्वेंट को हमने कैपिटल एन से दिखाया। जनाब हमसे कह रहे हैं कि सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालिए, यानी जीटा एन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल को एन से दिखा दिए, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल को कैपिटल एन से दिखा दिए, सॉल्यूट के स्मॉल एन को। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर ही सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। उम्मीद करता हूं अब एक एक बच्चे को समझ में आ गया होगा कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। पार्टिकुलर किसी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का कितना अमाउंट है, कितने नंबर ऑफ मोल उपस्थित है, इन चीज़ को डिनोट करने के लिए हम मोल फ्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल जिसके लिए निकालना है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ मोल। टोटल उस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है उन सब का मोल। अच्छा क्या सर ये केवल बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ही है? अगर मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें एक प्रकार की चीज़ें, दो प्रकार की चीज़ें और तीन प्रकार की चीज़ें मिली हों, सर सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि पहला हो सकता है शुगर हो, ठीक है, दूसरा हो सकता है साल्ट हो और तीसरा हो सकता है वाटर हो, जो कि टर्सरी सॉल्यूशन बनता है, चीनी पानी नमक का घोल बनाते हो। तो क्या सर इसके लिए हम नहीं निकाल सकते मोल फ्रैक्शन? मैंने कब कहा बेटा नहीं निकाल सकते। इसको हम मान ले, अगर N1 इसको मान ले, N2 इसके मोल को मान ले, N3। अब मोल क्या है? मोल निकालना तो सबको आता ही है, मास बटे मॉलिक्यूलर मास अगर हम रख दे तो मोल हमारा आ जाता है। खैर उसकी बात हम कर चुके हैं, फिर भी करेंगे। तो ये अगर N1 इसका मोल है, इसका नंबर ऑफ मोल N2 है, इसका N3 है, तो अगर हमको जीटा N1 निकालना है तो हम निकालेंगे N1 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3। आई होप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा बेटा। और अगर हमको N2 के लिए निकालना है तो N2 ऊपर रखेंगे, तीनों नीचे। N3 के लिए निकालना है बेटा तो हम N3 ऊपर रखेंगे, बाकी सब नीचे। तो मोल फ्रैक्शन अब तुम्हारे दिमाग में एंट्री कर गया होगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है मोल फ्रैक्शन। देखिए मैंने वही चीज स्टार्टिंग में लिखी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट्स, या सीधे शब्दों में कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। ये भी हम कह सकते हैं कि किसी एक कंपोनेंट सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन अगर हम फाइंड आउट कर ले बेटा तो बड़ी आसानी के साथ मोल फ्रैक्शन को हम समझ सकते हैं। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल लेकर तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की। मैंने ये भी बताया कि ना केवल हम बाइनरी सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर हम टर्सरी सॉल्यूशन के लिए भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे हम तुमको बेटा कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा सबसे अच्छी बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसे हम डायमंड पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? डायमंड पॉइंट। बेटा ये पॉइंट जरूर याद कर लेना। सर वो पॉइंट क्या है? बेटा ये पॉइंट यही है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। किसी भी सॉल्यूशन के टोटल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन करने पे वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1। लेट्स से वी हैव ए सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों अगर हम कहें कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये हमारा एक सॉल्यूशन है जो कि A और B से मिलकर बना है। B यहाँ पे हमारा सॉल्यूट है, ठीक है, जो भी हो उससे नहीं मतलब है। A हमारा सॉल्वेंट है। तो प्यारे बच्चों आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज टोटली इक्वल टू 1। बेटा मैं बहुत सिंपल तुमसे पूछता हूं कि हमारे पास एक चॉकलेट है, उसको हमने 2-3 पार्ट में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जब हम उनको मिलाएंगे तो वो एक ही चॉकलेट तो रहेगी। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? मोलों को तोड़ देना। भैया एक पार्टिकुलर कोई सॉल्यूशन है, उसमें कितने पार्ट हैं, कितने मोल, कितने कंपोनेंट उपस्थित, उन सारे कंपोनेंट्स को जोड़ दो तो एक आएगा। तो एक चॉकलेट को हमने पहले 2 हिस्से में बांटा। भाई ये सॉल्यूशन एक चॉकलेट समझ लो, इसमें B और A है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा बेटा? एक ही तो आएगा। तो मोल फ्रैक्शन का एडिशन अगर हम करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का तो हमेशा किसी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन है ना, जीटा ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। या हम ऐसे कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी नॉट सॉल्यूशन, सॉरी दिस इज सॉल्वेंट, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों, अगर हम किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक उसी प्रकार के एक चॉकलेट में से पहले हमने टुकड़े टुकड़े किए, 2 पार्ट में किया, बाइनरी है तो 2, टर्सरी है तो 3, उसके बाद तीनों को जोड़ दें, सबके मोल फ्रैक्शन को, सारे टुकड़ों को जोड़ दें तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। सर मैं समझ चुका हूं, लेकिन प्यारे बच्चों मैं इतनी आसानी से तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिससे ये चीजें जाकर आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। आप कहोगे सर ये कैसे कराएंगे? आइए देखते हैं। मैं इस बात को प्रूव्ड भी करता हूं कि भैया कैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो एडिशन है उसको करने पर 1 वैल्यू आएगी। कैसे किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 आएगा अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दें तो। आइए देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए क्या है भैया, एक सोल्यूशन है, वाटर है जिसमें, और कुछ भी ले लो, चीनी ले लो, साल्ट नमक ले लो, ये एक दूसरी चीज़ है। ठीक, तो ये हमारा आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, ये होगा सॉल्यूट और ये होगा हमारा सॉल्वेंट। बहुत आराम से पढ़ना है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को हमने N1 से दिखाया, या छोड़ो और बढ़िया से करता हूँ। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को, हाँ ठीक है यही सही है, N1 से दिखाया, और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल को हमने N2 से दिखाया। ठीक है सर, अब जनाब हमसे कहते हैं कि दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ N1 निकालते हैं, यानी सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो क्या आएगा भाई? N1/N1 प्लस N2। डैट मीन्स अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये फार्मूला होता है, ये हमने पता कर लिया। अब भैया हम अगर निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए तो जनाब कहते हैं कि N2/N1 प्लस N2। ठीक है, सेम चीज़। अब भैया इनका योग, यानी सीधे शब्दों में अगर हमको करना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ N1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो वैल्यू अगर हम रखेंगे तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आएगा N1 और यहाँ पे आएगा N1 प्लस N2 और यहाँ पे प्लस N2, N1 प्लस N2। अब आप लोग गणित के छात्र होगे तो अच्छी बात है, बायो के भी हो तो बता दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो हम एक ही लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं N1 प्लस N2 अपान N1 प्लस N2, और ये कटकर प्यारे बच्चों 1 आ गया। तो ये प्रूव भी हमने कर दिया भाई कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को अगर हम ऐड करें तो जो वैल्यू आएगी वो 1 होगी, यानी किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन का सारे मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक बिस्किट के कई टुकड़े हों, उन टुकड़ों को जोड़ दें तो एक ही बिस्किट थी तो एक ही तो आएगी। तो आपने समझ लिया। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, सर इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आइए डिस्कस करते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल से इनको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी गलत अवधारणा है कि जो बच्चे बायो के होते हैं या जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो न्यूमेरिकल नहीं कर पाते। हमें लगता है कि बेटा छोटी छोटी चीज़ों को आपको सिखाऊंगा और निश्चित रूप से उन सारे मिथ को आप ब्रेक करोगे। चलिए, क्वेश्चन है 40 ग्राम NaOH, ध्यान दीजिएगा, 40 ग्राम NaOH एंड 54 ग्राम वाटर, 54 ग्राम वाटर। ठीक है, ये अमाउंट दिया है बेटा, कह रहा है 40 ग्राम NaOH है, 54 ग्राम वाटर का अमाउंट है। क्या कह रहा है भाई? फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन, ध्यान से देखिएगा बेटा, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड NaOH, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन of water, find out mole fraction of water and sodium hydroxide। ये हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है। आइए देखते हैं कैसे यूज होता है इन सारी चीज़ों का और कितनी आसानी से हम इनको टैकल कर पाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बेटा अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो उसे हम दिखाते हैं जीटा से। ठीक है, तो जीटा NaOH अगर हमको निकालना हुआ तो फार्मूला क्या होगा, और जीटा H2O निकालना हुआ तो फार्मूला क्या होगा। आइए देखते हैं। अगर NaOH के लिए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, बिल्कुल, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH को हम क्या लिखेंगे, N, या हम ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH अपान
number of mole of NaOH, number of mole of NaOH plus number of mole of water, number of mole of water। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने आपको फार्मूला पहले ही बता दिया कि जिस कंपोनेंट का निकालना है उस कंपोनेंट का मोल और टोटल कंपोनेंट का मोल का जो फ्रैक्शन होगा बेटा उसे हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे इसके लिए अगर हम निकालें तो फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कितने मोल वाटर हैं इसका अमाउंट अगर हम निकाल लें, और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, है ना, इन दोनों का कंपोनेंट, टोटल कंपोनेंट में यही तो है। बिल्कुल सर। तो भैया ऐसे हम निकाल लिए। अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न चल रहा होगा और चलना भी लाजमी है कि सर हम ये बताइए नंबर ऑफ मोल कैसे निकालें। तो आइए नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH हम लोग निकालते हैं। भाई नंबर ऑफ मोल का जो फार्मूला है वो तुमको कई बार बताया गया बेटा, क्या, मास अपान मॉलिक्यूलर मास, है ना, मास अपान मॉलिक्यूलर मास। तो सर ये बताइए मास कितना दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, बेटा दिया है 40 ग्राम। कितना दिया है, 40 ग्राम। तो 40 मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर बेटा 11, इसका मास जो होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। टोटल जोड़ेंगे तो हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आएगा भाई, 40 आएगा। तो 40/40 इसको हम काट देंगे तो जो हमारा N की वैल्यू आई सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए वो आई 1। ठीक है सर, बिल्कुल आसानी से सर हम समझ पा रहे हैं, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल की तो सेम फार्मूला भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो वाटर का अमाउंट कितना दिया है बेटा, 54 ग्राम, 54 ग्राम दिया हुआ है ये देखिए। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, H2O, इसका होता है 16, इसका 2 है तो 2, टोटल बेटा 18। 18 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, यानी 3 मोल वाटर के हैं इस पूरे सॉल्यूशन में और 1 मोल हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं। अब इन सारी वैल्यू पर हम रख देते हैं, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। जैसे, रुको इसको हम छोटा करते हैं, ये फार्मूला तो अब तुम सब रख ही लोगे, इतना तेज हो ही गए हो। मुझे एक मिनट बेटा, एक मिनट। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इस तरह के कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएंगे तो गूगल केमिस्ट्रियन को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। चलिए भाई अब हम इस फार्मूले पर रखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH हमने निकाल लिया, कितना है बेटा, 1 मोल है। कितना है भैया, 1 मोल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, तो टोटल भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 है और वाटर का 3 है, तो टोटल वैल्यू आई 1/4 यानी 0.25। कितना अमाउंट आया, 0.25। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि एक पार्टिकुलर सोल्यूशन है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम है और 54 ग्राम वाटर का है, उस पूरे सोल्यूशन में कितने अमाउंट में हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित है, तो बेटा 0.25% जो है कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित है। वाटर का निकालते हैं बेटा, वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना आया, 3 आया। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1 + 3 कर देंगे भाई, आएगा 3/4, आएगा 0.75। ये वैल्यू आई वाटर के लिए, ये वैल्यू आई सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। फार्मूला आपको बताया हूं बेटा कि अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो वैल्यू हमारी एक ही आनी चाहिए। अब देखिए 0.25 + 0.75 = 1। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सर, ये तो आप बार बार प्रूव कर दे रहे हैं। बिल्कुल, तो यहां से हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया बेटा वाटर का, यहां से हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया प्यारे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यहां से हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया पूरे सॉल्यूशन का। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे और आपका दिमाग खुले। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये सब बेटा। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर ये सब एनसीईआरटी में इतना कम दिया है, आप इतने डिटेल में क्यों चल रहे हैं। बेटा मुझे लगता है कि केमिस्ट्री अगर 0 लेवल से पढ़ोगे तो ज़्यादा मज़ेदार होगी। अगर आपको आता है 11th में आपने पढ़ा तो आप स्किप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम करते हैं मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, ए सोल्यूशन हैज 46 ग्राम वेट बाई वेट एथिल एल्कोहल। क्या कह रहे हैं जनाब ये, ए सोल्यूशन हैव 46%
यही है, हाँ 46% वेट बाई वेट किसका बेटा, एथिल एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल। ए सोल्यूशन है 46% वेट बाई वेट एथिल एल्कोहल, ठीक है, इन वाटर। ये कह रहे हैं एथिल एल्कोहल का इतना अमाउंट है किसमें, इन वाटर में। फाइंड द मोल फ्रैक्शन, फाइंड द मोल फ्रैक्शन, फाइंड द मोल फ्रैक्शन, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल। बहुत बढ़िया। ऑफ एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है बेटा C2H5OH। ये सभी बच्चे जानते होंगे, जिसको इथेनॉल कहते हैं। भाई भारत का पसंदीदा पेय पदार्थ है। हाँ सर मैं जानता हूँ इसको, ठीक है। तो एक सोल्यूशन है 46% जिसमें वेट बाई वेट एथिल एल्कोहल का अमाउंट है। उस सोल्यूशन में टोटल वाटर है और एथिल एल्कोहल है। सीधे शब्दों में अगर हम बनाना चाहें तो हम कहेंगे कि एक सोल्यूशन है जिसमें भैया क्या है, एथिल एल्कोहल भी है C2H5OH। ये वेट बाई वेट से 46% इसका अमाउंट है। अब वेट बाई वेट कह रहा है तो वाटर का अमाउंट कितना होगा, सबसे पहले ये निकाल लें, है ना। सबसे पहले ये निकाल लें अमाउंट ऑफ वाटर। बेटा 46% का मतलब ये सीधे शब्दों में 46 ग्राम बता रहा है कि पर 100 ग्राम में 46 ग्राम इसका अमाउंट है, किसका, एथिल एल्कोहल का। अमाउंट ऑफ वाटर अगर निकालेंगे तो 100 ग्राम के रेफरेंस में हम निकालेंगे तो 100 में से 46 जब घटाएंगे बेटा तो 54 ग्राम आएगा वाटर का अमाउंट। कितना भैया, 54 ग्राम वाटर का। और रिएक्शन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है 46%, 46 का मतलब 46 ग्राम की बात हो रही है, ठीक है। ये हमको समझना होगा। मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट सेशन में कि कैसे हम परसेंटेज से बेटा ग्राम में कन्वर्जन करते हैं। ये हमको पता है, वेट बाई वेट जब कह रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है सर। ये 54 ग्राम, वो 46 ग्राम। अब जनाब सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं तब आंसर बहुत आसान आएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ हम निकाल लेते हैं C2H5OH का। किसका भाई, C2H5OH का। सबसे पहले C2H5OH का मास कितना दिया है, क्योंकि मास अपन मॉलिक्यूलर मास, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है। दिया है सर 46, ठीक है। अब भैया अगर इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालें, कार्बन का होता है 12, 2 कार्बन है तो 24, ठीक है। हाइड्रोजन 5 और 1 6 है, 6 30, ऑक्सीजन का 16, तो ये भी टोटल आएगा बेटा 46। ये दोनों काट दो तो 1 मोल आया हमारा किसका, C2H5OH का। ये भी 1 मोल अब है, नंबर ऑफ मोल आया अभी। अब हम प्यारे बच्चों निकालते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका भाई, कहाँ गया, वाटर का, H2O का। H2O का अमाउंट दिया है बेटा 54। H2O का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। वैसे आपको पता है कि 18 आएगा, तो कटेगा बेटा तो ये वैल्यू आएगी 3। भैया हमने अलग अलग मोल निकाल लिया। अब हमको निकालना किसका था, एथिल एल्कोहल के लिए मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल। तो हम क्या लिखेंगे, जीटा C2H5OH, इसी का निकालना है। अब भैया इसके लिए हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो क्या होगा फार्मूला, होगा मोल फ्रैक्शन का नंबर ऑफ मोल, वही वाला फार्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H5OH अपान नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H5OH प्लस वाटर, यानी टोटल कितने कंपोनेंट हैं उन सब के नंबर ऑफ मोल। तो बेटा उसके नंबर ऑफ मोल एल्कोहल के कितने हैं, 1 हैं, और नीचे सबसे पहले एल्कोहल के 1 और वाटर के 3, यानी 1/4। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.25। तो 0.25% अमाउंट है हमारा किसका, एथिल एल्कोहल का। ये हमारा निकला मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल। अब अगर यहीं से हमको निकालना हो भैया वाटर का, तो हम 100 माइनस 0.25 कर देंगे, ठीक है। 100 माइनस मतलब 1 में से घटा देंगे, क्योंकि टोटल योग जो हमारा होता है, टोटल जो एडिशन करने पे वैल्यू आती है बेटा वो 1 होती है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हमको वाटर का निकालना हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, 1 माइनस 0.25 तो ये आएगा 0.75। ये आ गया आंसर। इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा। देखिए कितनी आसानी से हमने मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो धीरे धीरे ऐसे करके बेटा पढ़ते रहो। याद रखना बहुत बेसिक से गूगल केमिस्ट्री पढ़ाएगा, बहुत एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। बस आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। धीरे धीरे चीज़ों को हम पढ़ेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। एक दूसरी हमारी यूनिट है जिसका नाम है PPM। नाम तो सुना ही होगा, हाँ सर नाम बहुत बार सुना है। ये
पीपीएम क्या होता है बच्चे सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। सबसे पहले इसका हम फार्मूला लिखते हैं, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन बेटा इसका फुल फॉर्म है पीपीएम का। अब मिलियन का वैल्यू अगर हम लिखें तो 10⁶ होता है, सीधे शब्दों में 1 0 2 3 4 5 और 6, ये हमारा होता है भैया इसकी वैल्यू। अब क्योंकि ये सीधा डिनोट कर रहा है पीपीएम, पीपीएम में हम उस कंसंट्रेशन का मेजर करते हैं जहां पे बहुत बड़े अमाउंट में सॉल्वेंट के बहुत कम अमाउंट सॉल्यूट का उपस्थित हो। सर क्या बोल रहे हैं, बहुत लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का जहां मेजरमेंट करना होता है बेटा वहां पे हम पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं। सर क्या बता रहे हैं, यूज टू एक्सप्रेस फॉर वेरी लो कंसंट्रेशन। मैं यहाँ पे ये भी लिख दे रहा हूं, बहुत आसानी से समझेंगे। हम क्या लिख दे रहे हैं बेटा, use for expression of very low concentration of solute। बेटा अगर कहीं सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत कम है, किसके कंपेयर में, सॉल्वेंट के कंपेयर में, सॉल्यूशन के कंपेयर में, तो ऐसी जगह पे हम पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म का यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। सीधे शब्दों में 10⁶ पार्ट में कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, कितने पार्ट सॉल्यूट के हैं, इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं बेटा पार्ट पर मिलियन। सर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं आपको ऐसा समझाऊंगा भी नहीं, मैं आपको ऐसा समझाता हूँ कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले बेटा कि हमारे पास 2 ppm शुगर है ना, 2 ppm शुगर है इन वाटर, वाटर के सोल्यूशन में 2 ppm हमारे पास शुगर का अमाउंट है। अभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि 2 ग्राम शुगर है 10⁶ ग्राम अमाउंट ऑफ वाटर में। अच्छा सर ये मतलब है, हाँ, जैसे हम कंसंट्रेशन, मोलैलिटी ये सब अगर निकालेंगे तो हम निकालेंगे कि 1 किलोग्राम में कितना अमाउंट है मोलैलिटी, फिर हम निकालेंगे 1 लीटर में कितना अमाउंट है मोलैलिटी पर लीटर में। तो उसी प्रकार बेटा जब हम निकालते हैं क्या 1 मिलियन पार्ट में कितना अमाउंट है सॉल्यूट का, तो ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पीपीएम, कितना पार्ट उपस्थित है पर मिलियन में, पर मिलियन पार्ट में कितना पार्ट उपस्थित है। डेट मीन्स अगर हम कहें कि वाटर का अमाउंट 10⁶ ग्राम है तो इस वाटर के अमाउंट में 2 ग्राम शुगर की उपस्थिति है, यही मतलब है 2 ppm शुगर का। जैसे इस यूनिट का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे आपको मैं थोड़ा सा और एक्सप्रेस करूं बेटा कि ये ppm कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है किसका, बहुत बड़ा होता है समुद्र, मान लो समुद्री जल है और वहाँ पे हमको ऑक्सीजन कितने अमाउंट में पाई जा रही है ये चीज़ निकालना है। तो भाई समुद्री जल है तो बहुत बड़ा अमाउंट है, उसके कंपेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। ऐसे में पर मिलियन ml वाटर में कितना अमाउंट गैस उपस्थित है प्यारे बच्चों, इस चीज़ को निकालने के लिए हम पीपीएम का यूज कर सकते हैं। सर मैं नहीं समझा, बता दे रहा हूँ। जैसे हमारा अगर हम कहें अमाउंट ऑफ O2 निकालना हो बेटा, अमाउंट ऑफ O2 इन ओशियन वाटर है ना, यानी समुद्री जल में हमको अगर अमाउंट निकालना हो ऑक्सीजन का, तो ऐसे में हम पीपीएम की मदद ले सकते हैं, यानी पर मिलियन ml में है ना, यानी 10 लाख ml वाटर में कितना अमाउंट ऑक्सीजन का है, यही यूनिट को जो मेजरमेंट कर दे, जो डिफाइन कर दे बेटा, उसे हम कहते हैं पीपीएम। सर और कहाँ इसका यूज होता है, सब बताऊंगा कि मान लो एग्जाम में आ गया 1 ppm से आप क्या समझते हो, तो एटलीस्ट आप लिख पाओ, क्योंकि यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में ऐसे क्वेश्चन बने थे, व्हाट डू मीन्स बाई पीपीएम। अच्छा पॉल्यूशन में भी हम इसका यूज करते हैं, पॉल्यूटेंट का मेजरमेंट करने में है ना, पॉल्यूटेंट मेजर करने में, कि मतलब कितना अमाउंट पॉल्यूटेंट का इन्वायरमेंट में है। जैसे मान लो कि एक कोई गैस जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर रही है, अब पूरे इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं, अब उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत सूक्ष्म मात्रा में, ट्रेस मात्रा में बेटा, ट्रेस अमाउंट में मान लो वो पॉल्यूटेंट है, तो ऐसे में हम क्या लिखेंगे, पर मिलियन ग्राम में कितने ग्राम इस सॉल्यूट का अमाउंट है, कितने ग्राम इस पॉल्यूटेंट का अमाउंट है, वहां पे भी हम पीपीएम का यूज करेंगे। जब किसी बड़ी मात्रा के रेफरेंस में कोई छोटी मात्रा निकालनी हो बेटा, बेसिकली ज़्यादातर ये गैस के लिए ही होती है कि गैस का कितना अमाउंट उपस्थित है पार्टिकुलर पर मिलियन सोल्यूशन में।
अच्छा सर ये बात है, हाँ बिल्कुल, और भी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ और क्लियर होगा कि आप एज्यूम करिए कि अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है, ये हमारा वाटर सोल्यूशन है, जो भी ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, छोटा मत समझिएगा, कितने हैं 10⁻6 पार्ट है यहाँ पे, कितना अमाउंट है भैया 10⁻6 पार्ट, या सीधे शब्दों में कहें इसमें बेटा 1 मिलियन, 1 2 3 4 5 6, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को आपको सुनना होगा। सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं भैया बस इतनी सी बात बोलना चाह रहा हूँ, जो भी बच्चा देख रहा है मैं इतनी बात उनको समझाना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है, ध्यान से आप सुनिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसका मतलब ये होता है बेटा कि 1 मिलियन पार्ट है हमारे पास वाटर का, उसमें कितना अमाउंट किसी गैस का या किसी सॉल्यूट का उपस्थित है, इसी को हम बोलते हैं ppm। क्या बोलते हैं भैया? इसी को हम बोलते हैं ppm। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमको कभी भी 10 लाख पार्टिकल हैं, उसमें कितना पार्टिकल उस पार्टिकुलर सॉल्यूट का उपस्थित है। जैसे 10 लाख कैसे लिखेंगे? देखो भैया, देखो, कई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, ठीक है, यानी 1 मिलियन, मेरी बात को सुनो बेटा, 1 मिलियन पार्ट में कितना पार्ट उपस्थित है किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस का, इसी चीज़ को निकालने के लिए हम ppm का यूज करते हैं। यानी ये जो वाटर का अमाउंट है सॉल्वेंट का, ये बहुत ज़्यादा है, इसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो बहुत कम है। जैसे मैं कहूँ कि इसमें मान लो शुगर है, इसमें क्या है शुगर, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, अब हम ऐसे नहीं दिखाएंगे। मान लो हमने कहा कि हमारे पास 3 ग्राम शुगर है और 10⁻6 पार्ट किसका है, सॉल्वेंट का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 ppm। शुगर का अमाउंट कितना है 3 ppm, क्यों? क्योंकि पर 10⁻6 पार्ट में 3 पार्ट किसका है, शुगर का। दैट मीन्स 1 बिलियन अमाउंट है, 1 बिलियन पार्ट है वाटर का, जिसमें 3 पार्ट है बेटा शुगर का। दैट मीन्स इट इज इंडिकेटेड बाई 3 ppm विच मीन्स पार्ट पर मिलियन। तो मैंने आपको बताया कि जब बड़े स्केल पे पॉल्यूटेंट का अमाउंट निकालना हुआ, किसी समुद्र में पार्टिकुलर ऑक्सीजन का अमाउंट निकालना हुआ, या किसी गैस का कंसंट्रेशन जो कि बहुत कम हो किसी बहुत बड़े सोल्यूशन में, ये चीजें निकालनी हो, तो हम ऐसे जगह पे यूज करते हैं बेटा ppm का। आई होप आप समझे होंगे कि इसका यूज हम कहां करते हैं, बहुत लो क्वांटिटी हो जब सॉल्यूट के कंसंट्रेशन की, तो ऐसी जगह पे हम ppm का यूज करते हैं। ppm का यूज मैंने आपको बता दिया कि बेटा अगर 2 ppm लिखा है मतलब 2 ग्राम 10⁻6 ग्राम के अमाउंट में इसकी उपस्थिति है। ठीक है सर, कोई और एक एग्जांपल लीजिए जिससे कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर हो पाए। बिल्कुल, अगर हमारे पास कहीं लिखा है बेटा 10 ppm H2S, क्या लिखा है भाई 10 ppm H2S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का अमाउंट कितना है 10 ppm है। ऐसे में अगर हमसे कहता है कि बताइए कि इसका मतलब क्या होता है, तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, आइए ध्यान से सुनते हैं। इसका मतलब होता है कि पर 10 लाख पार्टिकल में, भैया इसका मतलब क्या होता है कि 10 पार्टिकल H2S के भी हैं, कितने 10 पार्टिकल, कितने में 10 लाख पार्टिकल में। अच्छा 1 2 3 4 5 6, कितना 10 लाख पार्टिकल में 10 पार्टिकल किसके हैं भैया, 10 पार्टिकल है H2S के। अब इंटू 10⁻6 ये फार्मूला है, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट जाएगा और आएगा 10 ppm। इसका सर जो फार्मूला है वो बता दीजिए। इसका फार्मूला है बेटा अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, या हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ सोल्यूट, पार्ट ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट में कितना पार्ट है और पार्ट ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन कितना है, पार्ट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का अमाउंट कितना है इंटू 10⁻6। बेटा यही हमारी वैल्यू है। जैसे हमसे किसी ने कहा 2 ppm शुगर है, तो शुगर का अमाउंट 2 ग्राम, ठीक है। अब जिस सोल्यूशन में है वो पर मिलियन में निकालना है, तो वो आएगा 10⁻6 इंटू 10⁻6, तो ये बेटा कट जाएगा और आएगा 2 ppm अमाउंट, क्योंकि ये पर मिलियन में कितने अमाउंट की उपस्थिति है ये चीज़ हम डिनोट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ppm क्या है और मोल फ्रैक्शन क्या है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूलर एंड मोलरिटी एंड आल्सो मोलिलिटी, एंड यू ऑल ऑफ नो वेरी वेल अबाउट दिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलिलिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर ये मोलिलिटी और मोलरिटी होती क्या है। तो वेट एंड वॉच देखते हैं मोलरिटी एंड मोलिलिटी। थैंक यू सो मच।